नमस्कार बच्चों, मैं संजीव और एक बार आज आप लोगों के साथ मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिएवल इंडिया का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये वो दौर था जब भारत में, खास करके पश्चिमी वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है उस पे राजपूतों का राज था। इन राजपूत राजवंशों में एक डायनेस्टी था जिसका नाम था चाहमान डायनेस्टी यानी कि चौहान डायनेस्टी। और इस चौहान डायनेस्टी का एक बहुत ही पॉपुलर रूलर था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि इसका नाम पृथ्वीराज चौहान एक विशाल नाम था, तो इसका पर्सनालिटी, इसका व्यक्तित्व भी जो था वो बहुत ही विराट था, बहुत ही विशाल था, है ना। जिसके एक बातों पे उस एरिया के, उस पूरे क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे राजपूत राजा या बड़े बड़े राजपूत राजा होते थे वो सभी के सभी पृथ्वीराज चौहान के बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब पृथ्वीराज चौहान की बातों में वो जादू था कि जिसके हर एक बात पे राजपूत राजा जो थे वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। भारत के लिए भी बड़ा गर्व का विषय था क्योंकि इसके बाद मिडिएवल पीरियड में कोई भी हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पे बैठ नहीं पाएगा। यानी हम कहें तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला एक लौता शासक था। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पे मध्यकाल में भारत में कोई भी हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठ पाया, ठीक है। लेकिन इसे पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ होती है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था ही पूरी तरह से बदलकर रह जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पृथ्वीराज चौहान और तराइन का फर्स्ट बैटल और तराइन का सेकेंड बैटल पे हम लोग बात करेंगे। टॉपिक मजेदार है, भागना नहीं, आराम से देखते चलो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी वॉज बॉर्न टू द चाहमान डायनेस्टी, है ना। पृथ्वीराज चौहान का अभी हमने बताया ना कि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो किस डायनेस्टी में हुआ था, चाहमान डायनेस्टी यानी कि चौहान डायनेस्टी। और इनके फादर का नाम जो था वो क्या था, सोमेश्वर। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था और इनकी माता का नाम क्या था, कपूर देवी, ठीक है। कर्पूर देवी, वही कर्पूर देवी, कपूर देवी। ये जो आप एरिया देख रहे हो, है ना, कलर पार्ट पिंक वाला, ये पार्ट चाहमान डायनेस्टी के अंदर था, ठीक है। एक्चुअल में चाहमानों का जो एरिया जो था वो ये था अजमेर वाला एरिया, ठीक है, चौहानों का एरिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को गिफ्ट के तौर पे दिल्ली की गद्दी मिलती है। दिल्ली की गद्दी की कहानी को समझिएगा तो दिल्ली पे शासन था अनंग पाल का, ठीक है। दिल्ली में शासन किसका था, अनंग पाल। और ये कौन सा डायनेस्टी का था, तोमर डायनेस्टी का, ठीक है। तोमर डायनेस्टी का ये रूलर था, कौन, अनंग पाल, ठीक है। लेकिन इस अनंग पाल का कोई अपना संतान नहीं था, यानी इसके संतान थे लेकिन पुत्र कोई नहीं था, बेटा कोई नहीं था। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा कौन। तो जब अनंग पाल बूढ़ा हो जाता है तो उसे भी अपने विरासत की चिंता होगी, है ना, कि हमारे बाद हमारे विरासत को, हमारे इस एम्पायर को कौन संभालेगा। तो उसके इस विशाल दिल्ली एम्पायर को संभालने वाला भी तो कोई मजबूत वॉरियर होना चाहिए, कोई लायक योद्धा होना चाहिए। और वो सारे गुण जो थे वो अनंग पाल का ग्रैंड सन कहिए या नाती कहिए, यानी अनंग पाल की बेटी का बेटा, ये उसका पोता नहीं था बल्कि कौन था, नाती था, ठीक है। अनंग पाल का नाती पृथ्वीराज चौहान था। तो अनंग पाल जो है वो अपना दिल्ली की गद्दी गिफ्ट के रूप में किसको दे देगा, पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन दिल्ली की गद्दी पे बैठने का एक ख्वाब बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति और जो है ना वो अपने दिल में संजोए हुए रखा है। बहुत मजेदार कहानी आज का। एक तरफ
पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी गिफ्ट के रूप में मिल रही है, और दूसरे तरफ से लंबे समय से एक और व्यक्ति है जो दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए दिन रात बेचैन है, ख्वाबों में डूबा हुआ है कि कब मुझे दिल्ली की गद्दी मिलेगी, लेकिन उस व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी नहीं मिलती है। तो जरा कल्पना करो कि जिस व्यक्ति की ख्वाहिश किसी वस्तु के लिए दिन रात है, वो बेचैन है, वो तड़प रहा है कि दिल्ली की गद्दी में वो मुझे कब मिलेगा, लेकिन वो गद्दी उसे ना मिलके किसी और को मिल जाए, तो बताइए उस आदमी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? प्रतिशोध की भावना जगेगी कि नहीं, कि यदि मुझे दिल्ली की गद्दी नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से नहीं मिला? तुम्हारे वजह से नहीं मिला, है ना? तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तुमसे बदला लेने के लिए दिन और रात एक कर सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वो व्यक्ति कौन था? कौन था वो व्यक्ति जो दिल्ली की गद्दी को पाना चाहता था, लेकिन दिल्ली की गद्दी अनंग पाल उसको ना दिया बल्कि किसी दूसरे यानी पृथ्वीराज चौहान को दे देता है? इसी के वीडियो में हम लोग देखेंगे, और उसी पे तो ये पूरा कहानी ही बेस्ड है। ठीक है, आइए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एंट्री है, जैसा देख रहे हो पृथ्वीराज चौहान का पिक्चर, ये तो एक पिक्चर है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो उसका पर्सनालिटी जो था वो इससे कई गुना ज्यादा था। बचपन से ही वो युद्ध का हर एक कला में माहिर था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही युद्ध का हर एक कला, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो तीरंदाजी हो या घुड़सवारी हो, मतलब किसी भी तरीके से आ जाइए, पृथ्वीराज चौहान जो था वो क्या था? द बेस्ट वॉरियर था। समझ गया ना? साथ ही साथ वो शब्द भेदी बाण चलाने में भी एक्सपर्ट था, मतलब आंख बंद करके भी वो आवाज को सुनकर समझ सकता था कि वो उसके तरफ दुश्मन किधर से आ रहे हैं, और बंद आंखों से भी वो बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता था। ऐसा योद्धा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से उसका नाम विराट है ना, पर्सनालिटी उससे कहीं ज्यादा उसका क्या था? विराट था। समझ गया ना? जबरदस्त पर्सनालिटी थी पृथ्वीराज चौहान का। चौहान डायनेस्टी इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अमंग ऑल द राजपूत क्लैंस। कि चौहान डायनेस्टी जो था, और भी राजपूत राजवंश थे, लेकिन उन सभी राजपूत राजवंशों में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कोई था तो कौन था? चौहान डायनेस्टी, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान का डायनेस्टी था। पृथ्वीराज चौहान was the most powerful king who came to the throne in 1177। ये अजमेर का जो शासक है वो कब बना है? 1177 में। ठीक है, he made many conquests and checked the advance made by मोहम्मद गौरी। यानी आज के सेशन में हम लोग पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी का एपिसोड देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा कहानी को और हम आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तो जबरदस्त वॉरियर था। दिल्ली की गद्दी उसे गिफ्ट के रूप में मिल गया अपने नाना जी के साथ, है ना? अब उसकी जब वो और बड़ा होता है तो हर कोई अपने जीवन में प्रेम प्रसंग से जुड़ता है, तो इसका जो लव स्टोरी स्टार्ट होती है ना, वो संयोगिता से स्टार्ट होती है। यानी जिससे ये प्रेम करता है ना, उस लड़की का नाम क्या रहता है? संयोगिता। ठीक है, और ये संयोगिता कोई और नहीं है, उसी व्यक्ति की बेटी है, उसी व्यक्ति की बेटी है जो दिन रात दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए ख्वाहिशें रखा था। समझ गया ना? यानी कि जो व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान का कट्टर दुश्मन है, ये फिल्मी सीन हो गया विलेन वाला, है ना? कि जिस व्यक्ति से पृथ्वीराज चौहान की कट्टर दुश्मनी है, उसी की बेटी से उसकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, और उसका नाम क्या है? संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का ये रिलेशन उसके पिताजी को पसंद नहीं आता है। समझ गया ना? कैसे कोई अपनी बेटी का शादी अपने पक्का दुश्मन से कर दे? कोई करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। इसीलिए उसने कहोगे सर नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम बहुत जबरदस्त है, लोग उसका नाम लेकर तो उदाहरण देते हैं,
कहानी में बने रहो, मजा आएगा, क्यूरियोसिटी बना के रखो, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान का इंसल्ट करने के लिए अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है। स्वयंवर, स्वयंवर समझते हो ना, पहले के जमाने में राजकुमारियों का स्वयंवर होता था, जिसमें बहुत सारे राजकुमार आते थे और राजकुमारी को जो लड़का राजकुमार पसंद होता था उसके गले में जाके वो वरमाला को डाल देती थी, है ना, और फिर उससे उसका विवाह हो जाता था। तो इसी प्रकार से संयोगिता का विवाह के लिए एक शानदार स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। और सबसे मजेदार बात, इसमें पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं जाता है, बल्कि उसके सोने की मूर्ति को बनाकर, ठीक है, गेट के पास दरबान के रूप में रख दिया जाता है, इंसल्ट करने के लिए। समझ गए? पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, बल्कि उसके स्टैच्यू का, गोल्ड का स्टैच्यू बनाकर उसको दरबान का भेष बनाकर रख दिया गया कि पृथ्वीराज चौहान जो है इस स्वयंवर सभा का क्या है, एक दरबान है, मतलब दरबारी है। समझ गया ना? इंसल्ट करने के लिए, गेट कीपर के जैसा। समझ गए? जैसे आजकल पार्टी सार्टी में जाते हो तो देखते हो ना, बाहर में लगे रहते हैं ना बाउंसर टाइप के लोग, ठीक है, तो उस तरह के। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है ना, वो इस स्वयंवर में डिस्ग्यूज करके अपना वेश बदल कर ना वो पहुंच जाता है। समझ गए? लेकिन जैसे ही स्वयंवर स्टार्ट होता है तो कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जैसे ही ये स्वयंवर स्टार्ट होता है, पिक्चर में देख रहे हो कि संयोगिता जो है वो किन्हीं राजकुमारों के गले में जाकर वो माला नहीं डालती है, बल्कि उसी सोने के स्टैचू, जो किसका स्टैचू था, पृथ्वीराज चौहान का, उसके गले में जाकर वो अपना वरमाला डाल देती है कि मुझे यदि विवाह करना है तो किससे करना है, पृथ्वीराज चौहान से करना है। और जैसे ही इस चीज को पृथ्वीराज चौहान देखता है कि संयोगिता जो है वो किसके गले में वरमाला डालती है, तो हमारे ही स्टैच्यू में, तो उसका भी कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। और फिर शुरू होता है, पिक्चर देख के समझ सकते हो कि वो अपना वेश में आता है और संयोगिता को उसी स्वयंवर सभा से घोड़े पे बिठाकर 1 2 3, है ना। अब बताओ ये दुश्मनी का लेवल घटेगा या दुश्मनी का लेवल बढ़ेगा? पहला दुश्मनी का कारण, जिस दिल्ली का ख्वाहिश रखा था वो दिल्ली भी किसकी वजह से नहीं मिला, पृथ्वीराज चौहान की वजह से। दूसरी ख्वाहिश, वो अपनी बेटी का विवाह अपने पसंद से करना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, किसकी वजह से, पृथ्वीराज चौहान की वजह से। यानी उस व्यक्ति के नजर में पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ा दुश्मन है। कहोगे सर वो व्यक्ति कौन था? तो बने रहो कहानी में और उस व्यक्ति को ढूंढते रहो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही दौर में जब पृथ्वीराज चौहान अब शादी वादी कर चुका है, अब केवल यही कहानी सुनाते रहेंगे, अब वो अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा हुआ था, ठीक है। इसी दौरान भारत पे एक मुस्लिम इन्वेजन होगा, एक मुस्लिम अटैक होगा, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो अब उस ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये चाचा जान का, ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हो आप लोग कि बुड्ढा जैसा चाचा जान है, ये कौन है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और गोर प्रांत का, ठीक है। गोर प्रांत का ये जो आप मैप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, ये आपका इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बाद ये आपका क्या है, ग्रीन वाला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आपका ईरान। यही एरिया में आपका था क्या, गोर प्रांत। कौन सा प्रांत, गोर प्रांत। इसी एरिया से वो अटैक करेगा, कहां पे, इंडिया पे, ठीक है। किस लिए, इंडिया पे। इसके पहले भी अटैक हुआ है, इसके पहले भी अटैक्स हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, समझ गए। उसके बाद महमूद गजनवी पगला, ठीक है, महमूद गजनवी का 17 टाइम्स अटैक हुआ इंडिया में, एक दिन उसका भी क्लास लेंगे। 17 बार आक्रमण किया था, गजनी था, समझ गया पागल। तो इसके पहले भी अटैक्स हुए हैं,
लेकिन उसी तरह का अटैक्स जो है वो यहां पे कौन करेगा? मोहम्मद गौरी। कहोगे सर ये लोग इस एरिया में इंडिया के ऊपर अटैक क्यों करते थे? ध्यान से कहानी को समझने का कोशिश करो कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि मोहम्मद गौरी जो था वो इतने दूर से वो आकर इंडिया पर अटैक कर रहा था। कोई तो वजह होगी। उस समय भारत सॉरी उस समय भारत जो था ना वो गोल्डन बर्ड के नाम से जानी जाती थी। भारत इतना सुखी संपन्न था, भारत में इतनी संपदा थी कि भारत को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया। और इधर था उजड़ा चमन, इधर है सोने का भंडार, समझिए गोल्डन बर्ड है इंडिया, और ये क्या है? उजड़े चमन, कुछ नहीं है, रेगिस्तान रेगिस्तान, कुछ नहीं, खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो ये लोग जो है ना वो आर्मीज को इकट्ठा करते थे, ग्रुप बनाते थे कि चलो कहां? इंडिया की ओर। इंडिया जाएंगे, वहां पर लूट मार करेंगे और इंडिया से फिर वापस भाग आना है। नहीं समझे? अरे भैया तेरे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तेरे पड़ोसी में एकदम पूरे पकवान बन रहे हैं और गेट खुला है, तो तुम क्या करोगे? कितना देर बर्दाश्त करोगे? मन में इच्छा जगेगी ना कि किसी तरह मौका मिले कि दो चार पूरे पकवान निकाल के उसके घर से भागे और किसी तरह पेट भर ले, है ना जी? तो वही हाल था कि यहां से इन्वेजन करने के लिए ये लोग कहां पर आते थे? इंडिया। और इंडिया में इन लोग का रुक कर शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य था क्या करना? कि भारत आना और यहाँ पे धन संपत्ति को लूटना, और लूट कर जितना जल्दी हो सके फिर क्या करो? भाग आओ, रहना नहीं है, बहुत मारेगा, समझ गया? जाओ, जितना लूट सके लूटो और भाग जाओ, समझ गया ना? यही उद्देश्य से मोहम्मद गौरी भी जो है ना वो भारत पे अटैक करेगा, और अटैक करते हुए वो लाहौर के रास्ते, ठीक है, पाकिस्तान में मैप में तो नहीं दिख पा रहा है लाहौर, लेकिन ये लाहौर के रास्ते, ये लाहौर में एंट्री किया। उसके बाद ये ना पंजाब को भी जीत लेगा, ठीक है, पंजाब के एरिया पर भी ये कैप्चर कर लेगा। तो आपको पता है, यदि इंडिया का मैप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब दिल्ली से सटा हुआ है। पंजाब जो है वो किससे सटा हुआ है? दिल्ली से। मतलब मोहम्मद गौरी जो है वो कहीं ना कहीं अब पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के लिए यह अब आवश्यक हो गया है कि वो मोहम्मद गौरी को सबक सिखाए, मोहम्मद गौरी को वो सबक सिखाए, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के पास मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी मैसेंजर को भी भेजेगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो मेरी अधीनता को क्या कर ले? स्वीकार कर ले, यानी पृथ्वीराज चौहान मेरे अंडर में आ जाए। लेकिन वो तो कोई ऐसा वैसा रूलर था नहीं। वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। वो तो एक पहले से ही बाहुबली टाइप का राजा है ना। तो वो कैसे किसी विदेशी की गुलामी को, दास्ता को कोई स्वीकार कर ले? इसीलिए दोनों के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन समझिए हरियाणा में, तराइन जो है वो कहां पे है? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में एक जगह भाटिंडा, ठीक है, भाटिंडा के पास ही एक जगह है, कौन सा? तराइन। तराइन के मैदान में 1191, ईयर कौन सा? 1191। यहां पे देखोगे ये इंडिया का मैप है ना, ये देखिए पानीपत है और ये वाला इलाका आपका कौन सा है? तराइन। इसी जगह पे ये बैटल हुआ था, कौन सा? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कब हुआ है? 1191 में, 1191 में। ये तो अभी तक मोहम्मद गौरी का सामना भारत के ऐसे वैसे राजाओं से हुआ था, लेकिन जैसे ही इस तराइन के बैटल में मोहम्मद गौरी का सामना किसके साथ होगा? पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। जैसे ही होगा ना उसको नानी याद आ जाएगा। अभी लगेगा कि कोई है, कोई रूलर से मेरा सामना हुआ है। मतलब जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है कुछ ही घंटों में पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना जो है
गाजर मूली की तरह टूट पड़ता है और काट डालता है किसकी सेना को? मोहम्मद गौरी की सेना को। कुछ ही घंटों में मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के चरणों पर पड़ा रहता है, पैर के नीचे गिरा पड़ा रहता है। समझ गया ना? उस समय पृथ्वीराज चौहान यदि चाहता तो मोहम्मद गौरी का काम तमाम उसी वक्त कर सकता था, लेकिन राजपूत राजाओं का भी ना कुछ वसूल होते थे, कुछ नियम और कायदे होते थे, जबान के उन लोग पक्के होते थे और कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान चाहता तो इस मोहम्मद गौरी जो दिखाए थे चचा जान का काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने उसे एक मौका दिया और कहा कि लौट जाओ, जिधर से आए हो उधर लौट जाओ, दोबारा भारत की धरती पर कदम मत रखना। समझ गया? इस भयानक अपमान के बाद मोहम्मद गौरी जो है ना वो वापस अपने एरिया में लौट जाता है। कहा जाता है ना कि इस बेइज्जती से, क्योंकि उसने कल्पना ही नहीं किया था कि भारत में भी कोई ऐसा रूलर होगा जो उसे इतना आसानी से धूल चटा देगा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो। लेकिन वो राजपूत राजा कौन? पृथ्वीराज चौहान ने उसके सारे अरमान पे पानी फेर दिया और कुछ ही घंटों में उसे धूल चटा दिया। और इस अपमान की वजह से मोहम्मद गौरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। हर समय उसको लग रहा था कि किसी तरह से हम क्या करें, बदला बदला बदला। ठीक है, किस प्रकार से हम पृथ्वीराज चौहान से बदला लें। लेकिन अंदर ही अंदर वो सीन जो युद्ध के मैदान में उसने देखा था, समझ गया ना कि वो चीते की रफ्तार पृथ्वीराज चौहान का, समझ गया ना कि चीते की रफ्तार से वो युद्ध के मैदान में इसकी सेना पे टूट पड़ा था। उस सीन को देखकर मोहम्मद गौरी का जो है ना वो दिल और रूह जो है वो कांप जाता है। लेकिन ख्वाहिशें थी कि एक बार किसी तरह से इसको क्या कर ले, हरा ले। उसके इसी अरमान को फिर से जगाएगा कौन? वही व्यक्ति, याद करिए कहानी में, कौन सा? जो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन भी था और ससुर जी भी थे। तो कहानी को बताते हैं अगले पार्ट में।